जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी के पास जल्द ही तैयार हो जाएगा भारत का नया एयरफील्ड। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस्तेमाल करी थी नेटो स्टाइल एरियल टैक्टिक्स। थाईलैंड ने कंबोडिया में करी एयर स्ट्राइक। सीआईएसएफ ने भारतीय सेना के साथ अपनी इंटेंसिव ट्रेनिंग को किया कंप्लीट। और 10 वर्षों से भी कम समय में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हो जाएगी पाकिस्तान के बराबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के पास भारत की मिलिट्री प्रेजेंस को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ बीआरओ पूर्व लद्दाख के न्योमा रीजन में जो मुद एयरफील्ड है तो उसके निर्माण कार्य को कंप्लीट करने के बेहद ही करीब है, जो कि अक्टूबर के महीने तक पूरा हो जाएगा। और लगभग 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड में से एक है, जो कि इस सेंसिटिव रीजन में भारतीय वायुसेना की रीच और रेडीनेस दोनों को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें जो ओरिजिनल एयर स्ट्रिप है तो उसे 2.7 किलोमीटर लंबे एक मजबूत रनवे में ट्रांसफॉर्म करके अपग्रेड किया जा रहा है। और रनवे के अलावा यहाँ पे और भी कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ का जो मेन रनवे है वो फुली ऑपरेशनल है। बाकी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो वो भी जल्दी पूरा होने वाले हैं। और ये एयरफील्ड एलएसी से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिस वजह से इस रीजन में तैनात ये भारतीय ट्रूप्स के लिए एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बनता है। बाकी जो अपग्रेडेड एयरफील्ड है ये सभी तरह के फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा, जिसमें हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट्स वे सभी यहाँ से ऑपरेट हो सकेंगे। और जो न्योमा है वो 2026 की शुरुआत तक फाइटर ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी एलएसी के पास अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया है। जैसे कि डी-ट्रेस्फा की तरफ से जारी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक जो चीन है वो पैंगोंग लेक के ईस्टर्न एज पर अपने मिलिट्री लिंक कॉम्प्लेक्स को भी कंप्लीट करने के बेहद ही करीब है, जहाँ पे गराज, हाईवे, सुरक्षित स्टोरेज ये सभी शामिल हैं। और ये जो साइट है चाइना के रडार कॉम्प्लेक्स के करीब है, जहाँ पे संभावित रूप से उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल की पोजीशंस और अन्य वेपन रिलेटेड फैसिलिटीज हो सकती हैं। द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी थी तो इस दौरान पाकिस्तान ने संभावित रूप से नेटो की एरियल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था, जो कि उसने सीखी थी चीन से। और चीन ने वो नेटो की एरियल टैक्टिक्स सीखी कहाँ से? उनके उन फॉर्मर वेस्टर्न एयरफोर्स पायलट्स और ऑपरेटर्स से जिनको चीन ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी चुपचाप तरीके से अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए हायर किया था। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई संभावित नेटो एरियल टैक्टिक्स को लेकर मल्टीपल लेवल्स पर कंसर्न्स भी रेज हुए हैं, और वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। और जब बात आती है एयरफोर्स की तो नेटो कंट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे टैक्टिक्स में से एक था एयर टू एयर वाला सिनेरियो, जिसमें एक एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च करता है, फिर दूसरा एयरक्राफ्ट उस मिसाइल को गाइड करता है, जिसे कहते हैं लॉन्च एंड लीव टैक्टिक, जिसमें एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को लॉन्च करने के बाद अपने दुश्मन के काउंटर फायर को अवॉइड करने के लिए मनूवर्स करके हट जाता है, और फिर उसके बाद उसके द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल को गाइड करने के लिए उसकी जगह लेता है दूसरा एयरक्राफ्ट, जो कि इक्विप्ड होता है और भी एडवांस रडार और टारगेटिंग सिस्टम से। और वही दूसरा एयरक्राफ्ट मिसाइल को टारगेट तक गाइड करता है। और इस टैक्टिक का इस्तेमाल होता है लंबी दूरी पर दुश्मन को टारगेट करने के लिए या फिर हैवी एयर डिफेंस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए। और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि चीन ने भी इस टैक्टिक को सीखकर अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको इसी के अनुसार डिज़ाइन किया है। और इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो चीन के J-10 फाइटर्स को ऑपरेट करता है तो वो उनके साथ 2000 एवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ इसी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। हालांकि भारत के साथ कॉम्बैट में वो टैक्टिक पाकिस्तान के कितना काम आई है तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। बाकी अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो ही रही है और रफाल की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो रफाल था वो चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का सेंटर पॉइंट था। तो अगर आपको इस रफाल फैक्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो द ग्रिड के यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित एक नई वीडियो लाइव हो चुकी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इजराइल ईरान, यूएस ईरान, भारत पाकिस्तान तो उन सभी के कॉन्फ्लिक्ट देखने के बाद अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है, जिसमें आज 24 जुलाई की सुबह थाईलैंड ने अपने 6 F-16 फाइटर जेट्स को कंबोडियन मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के लिए डिप्लॉय किया था। और थाई आर्मी के मुताबिक मिड मॉर्निंग में ये क्लैशेस 6 लोकेशंस पर हुए थे, और जिसमें उनके एक F-16 ने कंबोडियन टेरिटरी में फायर किया और डेजिग्नेटेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। और योजना के अनुसार थाईलैंड ने मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ अपनी एयर पावर का इस्तेमाल किया था। और ये भी क्लेम किया गया कि इस दौरान उनके सारे F-16 फाइटर्स कंबोडियन बटालियंस पर बॉम्ब्स को ड्रॉप करके सेफली वापस आ गए थे। और इस कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 9 सिविलियंस के जान जाने की भी रिपोर्ट है। और बाकी हर कॉन्फ्लिक्ट की तरह इसमें भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे को इस क्लैश के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का यह कहना था कि थाईलैंड के जेट्स ने उनके रोड पर 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए और इसे एक ब्रूटल मिलिट्री एग्रेशन की तरह डिस्क्राइब करते हुए इसकी कड़ी निंदा करी है। और थाईलैंड का तो ये कहना है कि पहले कंबोडिया ने
उनके मिलिट्री बेसिस पर हैवी आर्टिलरी फायर किया था और जिसमें सिविलियन एरियाज भी टारगेट किए गए थे जिनमें हॉस्पिटल्स भी आते हैं। और फिर उसके जवाब में थाईलैंड ने कंबोडिया के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक करी। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि गुजरात एटीएस ने सुअरों के संगठन AQIS से लिंक रखने वाले 4 सुअरों को गिरफ्तार किया है, तब उनकी जो पहचान है वो सामने आ चुकी है और उनके नाम है मोहम्मद फेक, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद रईस, जिशान अली आसिफ अली और सैफुल्ला कुरैशी। और इन चारों की एज 20 से 25 के बीच में है और ये चारों इंस्टाग्राम और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भड़काऊ वीडियोस, एक्सट्रीमिस्ट फतवास और गजवा हिंद के बैनर के अंडर भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे थे। और इस मामले पर जारी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आरोपी हैं ये भारत में एक तरह से कम्युनल टेंशन को क्रिएट करना चाहते थे और इनके द्वारा मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कुछ सस्पिशियस मोबाइल एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा था इन हेट मैसेजेस को स्प्रेड और कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए अपनी ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ CISF ने भारतीय सेना के साथ अपनी इंटेंसिव जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य था CISF को एक ऐसी बैटल रेडी फोर्स के तौर पर तैयार करना जो कि भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करने वाले अनकन्वेंशनल और हाइब्रिड थ्रेट्स को काउंटर कर सके। और ये पहली बार है जब CISF ट्रूप्स के फुल स्केल बैचेस ने कश्मीर वैली में भारतीय सेना की एलिट फॉर्मेशंस के साथ एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग करी है। हालांकि इस तरह की ट्रेनिंग पहले भी होती थी लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में होती थी और इस हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम्स के लिए CISF के उन्हीं ट्रूप्स को चुना गया है जो कि उनकी क्विक रिएक्शन टीम से थे और इसमें भी केवल वही ट्रूप्स जिनकी एज 35 साल से कम है और उन्होंने सफलतापूर्वक बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो squadron.in पर जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात को लेकर क्लेम किया गया है कि अमेरिका के सैंक्शंस वाले थ्रेट्स के बावजूद इंडियन कंपनी ने दिसंबर के महीने में रशिया को मिलिट्री यूज़ के लिए लगभग $1.4 मिलियन के एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स शिप किए थे। और ये भी क्लेम किया गया कि जो एक्सप्लोजिव कंपाउंड शिप किए गए थे वो थे HMX, जो कि मिसाइल्स, टॉर्पेडो वॉरहेड्स, रॉकेट मोटर्स, एक्सप्लोडिंग प्रोजेक्टाइल्स, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोजिव्स, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और US गवर्नमेंट ने इसी HMX कंपाउंड को रशिया के वॉर एफर्ट्स के लिए एक क्रिटिकल कंपाउंड की तरह आइडेंटिफाई किया है और इसलिए रशिया को इस तरह के कंपाउंड की सेल को लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंध की वार्निंग भी दी है। और फिलहाल इस रिपोर्ट पर ना तो US की तरफ से कोई कमेंट देखने को मिला है और ना ही भारत की तरफ से। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसा कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि इस वर्ष सितंबर के महीने तक भारत के जो आखिरी MiG-21 फाइटर्स की स्क्वाड्रन है तो उसे भी रिटायर कर दिया जाएगा और जिस वजह से अक्टूबर महीने से भारत के फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 29 स्क्वाड्रन्स तक ड्रॉप हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन के बेहद करीब है। और इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 522 फाइटर्स हैं, पाकिस्तान के पास है 450, जबकि चीन के पास है 1200। और इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कि भारत अपनी रणनीति में सुधार नहीं करता है, आने वाले समय में पुराने फाइटर्स जैसे कि मिराज, जैगवार और अन्य मिग वेरिएंट्स तो इनकी स्क्वाड्रन्स भी फेज्ड आउट होगी। तो तब तक 10 साल से भी कम समय में हमारी फाइटर स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी। और जैसे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हमें कम से कम हर साल 40 फाइटर्स को इंडक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक थिम्मैया केके ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1994 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल तेजपाल सिंह माहिल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक सत्यदेव यादव, हवलदार मोहन सिंह राजपूत और नायक मान सिंह यादव वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे तीनों वीर 5 पैरा SF से थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत के सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड का नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।